नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेगासस जासूसी विवाद पर हमलावर हुआ विपक्ष, जेपीसी जांच की मांग। कांग्रेस, सपा और बसपा ने किया वार। पोर्नोग्राफी मामले में हुई बिजनेसमैन राज कुंद्रा की गिरफ्तारी, मुंबई क्राइम ब्रांच का दावा, कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत। 15 अगस्त से पहले आईबी का दिल्ली पुलिस को अलर्ट, ड्रोन के जरिए राजधानी में हमले की फिराक में हैं आतंकी। यूपी कैबिनेट विस्तार को बीजेपी आलाकमान की मुहर, मोदी मॉडल अपना सकते हैं योगी आदित्यनाथ। और पाक सेना प्रमुख ने की चीनी राजदूत से मुलाकात, चीनी नागरिकों की सुरक्षा का दिया आश्वासन। रुक करते हैं पहली खबर का। संसद के मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार विपक्ष की निशानी पर है। हाल ही में फोन हैकिंग मामले के खुलासे को लेकर विपक्ष एकजुट है और सरकार से जवाब मांग रहा है। कांग्रेस, लेफ्ट समेत अन्य पार्टियों द्वारा अब इस मसले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी जांच की मांग की गई है। वहीं संसद के दोनों सदनों में भी विपक्ष की ओर से इस मसले को उठाया जा रहा है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की बजाय जासूसी तंत्र चला रही है। डॉक्टर साहब, इसके साथ कांग्रेस का यह भी कहना है कि राहुल गांधी की जासूसी की गई है, इस वजह से गृह मंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए। राहुल गांधी की जासूसी कौन करेगा और क्यों करेगा? राहुल गांधी तो न खुद अपने से लिख पाते हैं, ना अपने से ट्वीट करते हैं, ना ही अपने से कोई मैसेज दे पाते हैं। तो राहुल गांधी की जासूसी करने से तो सरकार को कोई फायदा होने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी ये मसला राजनीतिक हो गया है। वो इसलिए हो गया है कि विपक्ष के पास कोई, इसको कह सकते हैं कि थॉट प्रोसेस नहीं है। इसको कहते हैं कि वैचारिक दरिद्रता का शिकार हो चुका है हिंदुस्तान का विपक्ष। आपके पास तमाम तरह के मुद्दे हैं जो जनता से जुड़ी हुई हैं, जैसे महंगाई है, कोरोना है, वैक्सीनेशन है, इकोनॉमी का मसला है, पेट्रोल के दाम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर सरकार को घेरा जा सकता है। लेकिन चूंकि इन लोगों की मति मारी गई है, तो ये लोग एक ऐसा इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का वो हिस्सा बन रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान की ये मोदी सरकार को घेरने की कोशिश नहीं है। ये हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में इस चीज़ के लिए बदनाम करने की साजिश है कि भाई यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पे फासिज्म आ गया है, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल हिटलर की राह पे चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा लूप होल क्या है? जेपीसी की मांग राजनीतिक है। आपके पास जो आरोप आप लगा रहे हो उसके सपोर्ट में तिनका भर का कोई सबूत तो होना चाहिए। किसी विदेशी एजेंसी ने कुछ कह दिया, कुछ लिख दिया, उसको लेकर के आप यहाँ पे बवाल मचाएंगे तो ये तो चलेगा नहीं। और जबकि इस तरह का केस पहले भी आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट इस तरह के आरोपों को खारिज कर चुका है। उसके बाद आप सिर्फ इसको कह सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस्तीफा, भाई इस्तीफा ऐसे ही मिल जाता है। भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस वक्त तो जासूसी चिदम्बरम करा रहे थे प्रणब दा की। 17 वहां पे पिंस मिल गए थे कि प्रणब दा के, जब उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रणब मुखर्जी, तो प्रणब मुखर्जी के दफ्तर में कौन आदमी क्या बात कर रहा है वो चिदम्बरम सुना करते थे। तो इनका तो इतिहास वैसा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर 100 बात की एक बात यही है, अगर जिस किसी को भी लगता है कि उनका फ़ोन टैप हुआ है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। क्योंकि अगर उनको लगता है कि ये इलीगल काम सरकार करा रही है, उनके फंडामेंटल राइट का जो है हनन हो रहा है, सीधे रिट पिटिशन डालें, दरवाज़ा खुला हुआ है, आप जा सकते हैं। लेकिन ये काम ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरी की पूरी खबर अफवाह और मिथ्या के ऊपर आधारित है। जी, तो अगर राहुल गांधी के पास कहने सुनने लायक कोई बात होती जिसमें लोगों को कुछ दिलचस्पी होती
तभी तो कोई उनकी जासूसी करवाता। अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार रात गिरफ्तार कर लिया। कुंद्रा पर भारत में पॉर्न फिल्म्स बनाकर विदेशों से अपलोड करवाने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि उनके पास कुंद्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। क्राइम ब्रांच के मुताबिक कुंद्रा ने इस बिजनेस में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। ये इसी साल फरवरी में ही क्लियर हो गया था कि वो इन सब मामलों में लिप्त हैं, लेकिन कोई सीधा लिंक ना होने की वजह से पुलिस जांच में जुटी हुई थी। डॉक्टर साहब, इस खबर के बाद कपिल शर्मा शो का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कपिल कुंद्रा से ये पूछ रहे हैं कि वो आखिर इतना पैसा कहां से कमाते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में जो ये पोर्नोग्राफी को लेकर के जो कानून है वो बहुत लचीला है, ज़्यादा कुछ उसमें होना नहीं है। पहले भी बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, फरवरी के माह में इस तरह के केसेस भी आए थे, सब छूट गए। लेकिन बड़ा जो क्राइम है वो क्राइम ये है जो आरोप राज कुंद्रा के ऊपर लग रहे हैं कि वो भोली भाली लड़कियों को जो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं उनको अपनी जाल में फंसाकर उनसे न्यूड वीडियो बनवाता था, ब्लैकमेलिंग करता था, उनसे पोर्नोग्राफी फिल्म जो है वो उससे शूट कराया करता था। साथ ही साथ ये और भी चौंकाने वाली बात है कि ये सब धंधा बाकायदा वो इसलिए करता था कि उसके सहारे वो उस तरह के एडल्ट वेब सीरीज वगैरह बनाया करता था। तो दो तरह के क्राइम हैं। एक क्राइम जो कानून की नज़र में बिल्कुल गलत है लेकिन उसके लिए खास कोई पनिशमेंट नहीं है, जो पोर्नोग्राफी बनाना और उस तरह की फिल्मों को और विदेश से वो अपलोड करता था। तो बहुत सारे लूप होल्स इस कानून के तहत हैं जिसको ये एक्सप्लॉइट करके कुंद्रा तो बाहर निकल आएगा। लेकिन जो दूसरा जो क्राइम है, जो मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा क्राइम है, कि आपने कला के नाम को बॉलीवुड में जिस तरह से ये तो चल रहा है, ये सिर्फ अकेला आदमी नहीं है कि आप स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस को आप इस चीज़ के लिए बाध्य करते थे कि ताकि वो उनको जीवन भर आप ब्लैकमेल कर सकें, उसको आगे लोगों के सामने परोस सकें। तो इसके लिए उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जी, तो जहां तक कि कुंद्रा की काली कमाई की बात है, तो जब किसी भी चीज की अति हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि दाल में जरूर कुछ काला है। अब बात तीसरी बड़ी खबर की। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली पुलिस को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को बड़ा अलर्ट भेजा है। एजेंसियों को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकी ड्रोन के जरिए दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसी ने आगाह किया है कि आतंकी 15 अगस्त से पहले, खासतौर पर 5 अगस्त जिस दिन जम्मू कश्मीर से 370 हटा था, इस दिन ड्रोन के जरिए दिल्ली में हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसमें पुलिस कर्मियों में ट्रेनिंग दी जा रही है और किस तरीके से संदिग्ध ड्रोन से निपटना है ये बताया जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस के जवान जो है इन आतंकी साजिशों का माकूल जवाब दे पाएंगे? देखिए, जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है तो इस तरह के अलर्ट जो है वो जारी होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के जो दुश्मन हैं, खास करके पाकिस्तान और अब तो चाइना भी उसके अंदर वो फंडिंग वगैरह कर रहा है, ये लोग एक्टिव हो जाते हैं कि एक सिंबल की तरह आप इन तारीखों को आप बॉम्ब विस्फोट करें, आप तबाही मचाने की कोशिश करें, एक मैसेज देने की कोशिश करें कि हिंदुस्तान में जो सरकार चल रही है या जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ही ख़राब है। अब इस तरह के अलर्ट्स तो आए हैं। नया एलिमेंट इस बार ये है कि ड्रोन के जरिए। दूसरी एक चीज़ और हमें समझनी है कि जिस हिसाब से ये खबर आई है, साइमल्टेनियसली दिल्ली पुलिस किसान आंदोलन के लोगों से भी वो बातचीत कर रही है। इन लोगों ने जिद बना लिया है कि भाई हम दिल्ली के अंदर घुसेंगे, दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन करेंगे। इन्होंने पूरी तरह से एक मांग की है कि हमें जंतर मंतर आने दिया जाए। तो अब सवाल ये है कि एक तो सुरक्षा की व्यवस्था है, दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान का इंटरनल पॉलिटिक्स है, और बार बार इस चीज़ को देखा जाता है। चाहे पिछली बार 26 जनवरी को जो हुआ, 26 जनवरी के दिन क्या हुआ? 26 जनवरी के दिन आतंक फैलाना है, हिंसा भड़कानी है, इस बात की घोषणा खालिस्तान के आतंकी कर रहे थे। बाकायदा वीडियोज़ आ रहे थे कि भाई लाल किले के ऊपर तिरंगा को हटाना है, कोई और फ्लैग लगाना है। तो इस तरह की धमकियां पहले मिल रही थी और उसके बाद 26 जनवरी को वैसा हो गया। और किसके जरिए हुआ? तो किसान आंदोलन के नाम पे हुआ। अब 15 अगस्त आया है तो खालिस्तानी लीडर वो पन्नू, उसका भी एक वीडियो आ गया है, वो फिर वो उस तरह की धमकियां दे रहा है। किसान आंदोलन वाले फिर से एक्टिव हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान को खतरा पाकिस्तान से भेजे गए ड्रोन से नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के अंदर बैठे मीर जाफरों से भी है। और देश की सरकार, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को कोई सख्त और कड़े फैसले और कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा।
जी, तो जब सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था तो उसे पता था कि उसकी राह आसान नहीं रहने वाली है और उसी वक्त सरकार ने इसके अंजाम से निपटने के लिए कमर कस ली थी। चौथी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से योगी मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जा सकता है। माना जा रहा है कि यूपी कैबिनेट का विस्तार भी उसी मॉडल पर किया जा सकता है जैसे केंद्र में मोदी कैबिनेट का हुआ है, जिसमें जातीय क्षेत्रीय समीकरण के साथ युवाओं को अधिक मौका दिया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक संगठन की ओर से 25, 26 और 30 जुलाई की तारीख का प्रस्ताव दिया गया है। अब किस दिन विस्तार होना है इस पर सीएम योगी ही मुहर लगाएंगे। डॉक्टर साहब, यूपी कैबिनेट विस्तार में किन किन शहरों को आपके हिसाब से जगह दी जा सकती है? देखिए, जो खबर आ रही है कि जिस हिसाब से जो सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत ही इंक्लूसिव, जिसमें दलित, जिसमें ओबीसीज, जिसमें महिलाओं को बाकायदा बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उसी तरीके से यूपी के अंदर में भी वो जातीय समीकरण को देखते हुए कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। अब चिंताएं क्या है भारतीय जनता पार्टी की? तो चिंताएं दो चार हैं। एक, जिस हिसाब से ब्राह्मण वोट बैंक नाराज है, उसको किस तरह से वापस अपने फोल्ड में लाना है। तो पहला जो कदम योगी सरकार की तरफ से होगा कि चुन चुन के यंग और डायनेमिक ब्राह्मण लीडर्स को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट मसला है कि मायावती को बिल्कुल ही इस चुनाव में कॉर्नर करने के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है कि दलित वोट का बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए, और इसीलिए मोदी सरकार ने भी केंद्र में जब विस्तार किया तो दलित लीडर्स को वहाँ पे, यूपी से दलित लीडर्स को वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया। उसी हिसाब से इसी फॉर्मूले को यूपी में भी अपनाया जाएगा। मतलब ये कि ओबीसी, दलित और खास करके ब्राह्मण मंत्रियों को इसमें ज़्यादा संख्या में जगह मिलेगी। जी, तो जिस तरह से मोदी ने अपना ऐतिहासिक कैबिनेट विस्तार किया, उसी तरह योगी भी उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले समर के लिए नए और काबिल जवानों की भर्ती कर रहे हैं। आखिरी खबर पाकिस्तान से जुड़ी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने सोमवार को चीनी दूत के अधिकारियों से मुलाकात की और पाकिस्तान में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा में पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया। बस विस्फोट में चीनी नागरिकों की मौत के मामले को चीन ने बम धमाका करार दिया था, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि ये गैस रिसाव के कारण हुआ था। पाकिस्तान में चीनी राजदूत नोंग रोंग के साथ अपनी बैठक के दौरान कमर बाजवा ने कहा कि हमारे संकल्प को चुनौती देने वाली सभी विरोधी ताकतों की साजिशों को विफल करने के लिए हमारा मजबूत रहना जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान किन विरोधी ताकतों की बात कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान अपने ही, जिसको कह सकते हैं कि पॉलिसीज की वजह से अपने ही बनाए गड्ढे में वो हर दिन गिर जाता है। अब चाइना के एम्बेसडर से मिलने की जो बात आ रही है वो क्यों आ रही है? क्योंकि चीन की तरफ से बहुत ही सख्त शब्दों में कहा गया है कि उनके इंजीनियर्स के ऊपर जो हमले हुए, वो जो 6-7 चाइनीज सिटीजन्स, उनकी जो मौत हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 4 दिन पहले चीन की तरफ से ये धमकी दी गई कि अगर आप नहीं कर सकते हो तो हम आने को तैयार हैं। हमारी सेना, हमारी पुलिस, हमारे इन्वेस्टिगेटर्स वो आकर के वहाँ पे इसकी तहकीकात करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, इसको कह सकते हैं कि शर्मनाक वाक़या है ये, कि आप एक सॉवरेन कंट्री, जो आपका मित्र देश है, उसको आप ये कह रहे हैं कि तुम नहीं कर सकते हो, हम आ जाते हैं। दूसरी बात, ये स्थिति पैदा इसलिए हुई क्योंकि पाकिस्तान में जब ये बवाल मचा, जब ये बस को टारगेट किया गया, तो पहले तो इनके लोगों ने कह दिया कि भाई एक्सीडेंट है। फिर बाद में कुछ लोग जीवित थे, उनको जब कहानी जब बताया गया तो उनको कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये जो है एक हमला हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा भाई ये आतंकी हमला है। कौन कर रहा है? अभी तक किसी ने जिम्मेदारी भी नहीं ली है। अगर कोई ऐसा संगठन जो सरकार के इशारे के बगैर काम कर रहा था तो अब तक तो वो क्लेम कर चुका होता। आतंकवादी संगठन जब किसी पर्पस के लिए इस तरह का विस्फोट करते हैं तो इमीडिएटली वो उसका सेहरा अपने सिर पे लेते हैं कि भाई हमने किया है। अभी तक कोई इसको क्लेम करने वाला नहीं है। मतलब साफ है कि इसमें उस तरह के आतंकी संगठन का हाथ है जिसके ऊपर पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी का वरदस्त होता है। अब ये नाराज़गी जब हुई तो अब बाजवा को जाना पड़ा मिलने के लिए कि हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। और ये क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले इमरान खान ने ये आदेश दिया था अपने गृह मंत्री को
कि 48 घंटे के अंदर जो कल्प्रिट्स है उसको पकड़ा जाए, सारे रिसोर्सेज लगा दे। 48 घंटे बीत गए, कोई पकड़ा नहीं गया है, इसलिए बाजवा माफीनामा के साथ वो चाइनीज अथॉरिटी के सामने पेश हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।